हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बढ़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, जैसे आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका जो है मेरे प्यारे बच्चों 12th क्लास है। 12th क्लास में पॉलिटिकल साइंस देख रहे हैं। चैप्टर नंबर हम आपका 8 चल रहा है। पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन को हम लोग कल आपका पढ़ रहे थे। वैश्विक राजनीति में पर्यावरण की चिंता क्यों हुई, ये हमने देख लिया था। क्लियर है कौन कौन से मुद्दे हुए, कैसे पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ, और इसमें एक उससे पहले एक बार जो 1990 से पहले जो पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ था 90 में 1990 में, उससे पहले 1987 में एक रिपोर्ट आई थी आवर कॉमन फ्यूचर करके, और उसमें बात करी गई थी। ठीक है। और हमने कल देखा कि कैसे कैसे अटलांटिक आर्टिक में जो है ओजोन परत में छेद हो रहा है, वो हमने देखा। और उसके बाद हमने देखा कि अलग अलग जिम्मेदारियां हैं। अब यहाँ जिम्मेदारी थोड़ी कॉन्फ्लिक्ट में फंस गई थी। कॉन्फ्लिक्ट में फंसने का मतलब ये था कि भैया ये लोग कह रहे थे कि अब हमको पर्यावरण में जो भी कुछ नुकसान हुआ है, हमको सबको एक साथ मिलकर सामरिक तरीके से इसको निपटाना चाहिए। एक साथ एकजुट होकर हमको इसमें ध्यान देना चाहिए। ठीक है। और इसी आधार पर हमको बात करनी चाहिए कि भाई ये किस प्रकार से हुआ है, क्या कुछ है, इनको हमको देखना चाहिए। क्लियर है। लेकिन डेवलपिंग कंट्री कह रही हैं कि भैया हमको साझे समन्वय करना चाहिए। अंडर डेवलपिंग का अपना तर्क है कि भाई हम लोगों का तो औद्योगिक विकास अब शुरू हुआ है, ये अपना कर चुके हैं, अभी ने हमारे औद्योगिक विकास पर आपत्ति है। नुकसान विकसित कंट्री ने किया है और भरे सब, तो ऐसा नहीं हो सकता। इन चीजों को लेकर थोड़ा सा आपका आपस में थोड़ा मतभेद है, इनमें कॉन्फ्लिक्ट है, उनको भी हम लोग देखते चलेंगे भाई क्या कॉन्फ्लिक्ट है, कैसे कैसे हो रहा है। तो 1970 के दशक में अफ्रीका में सबसे बड़ी विपदा के साथ अनावृष्टि हुई। इसमें 5 देश की उपजाऊ जमीन बंजर हो गई और इसमें दरार पड़ गई। पर्यावरणीय शरणार्थी में आप सब में देख सकते हैं खेती किसानी की जो असंभावनाएं हैं वो आपका बढ़ने लग गई, और उन सारी चीजों को हमने आपका इसमें देखा। क्लियर है। तो रियो डियो का हम पत्र देख चुके थे कि क्या से कुछ था। अब थोड़ा उससे आगे बढ़ेंगे और जानने का प्रयास करें। क्लियर है। आगे देखें। जलवायु के परिवर्तन संबंधी संयुक्त राष्ट्र संघ के नियमाचार यानी कि यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज यूएनएफसीसी 92 में कहा गया है कि इस संधि को स्वीकार करने के देश अपनी क्षमता के अनुरूप पर्यावरण में अक्षय में लेने की हिस्सेदारी के आधार पर साझी परंतु अलग अलग जिम्मेदारियां निभाती हुई पर्यावरण सुरक्षा के प्रयास करेंगे, और इस नियम को स्वीकार करने और इस देश पर सहमति है ऐतिहासिक रूप से। ठीक। और मौजूदा समय में हम लोग आपका ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन करेंगे। ठीक। और यह बात भी मानी गई है कि विकासशील देशों का प्रति व्यक्ति उत्सर्जन बहुत कम होता है। इस कारण से भारत, चीन और अन्य विकासशील देशों ने क्योटो प्रोटोकॉल को बाध्यता से अलग रखा है। क्यों जो हमारा क्योटो प्रोटोकॉल है, ये कुछ ऐसी कंट्री हैं जिन्होंने क्या रखा है, अपने आप को उन बाध्यताओं से बाहर रखा है। क्योटो प्रोटोकॉल एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जिसके अंतर्गत औद्योगिक देश में ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को कम करना है। अल्टीमेटली इसका क्या उद्देश्य है कि भैया जो पापी ग्रीन हाउस गैसेज हैं हम उनको कम करें, उनको उत्सर्जन को कम करने का कारण क्या गया है। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, CFC गैसेज जो हैं, और कुछ इनके बारे में वैश्विक तापमान ग्लोबल वार्मिंग कोई भूमिका की बात की गई है। ठीक है। इनको देखा गया है। परिघटना में विश्व तापमान बढ़ा है, जमीन की यहाँ बात की गई है, प्रलयकारी संभावना है, और जापान के क्योटो में 1997 में प्रोटोकॉल पर अपनी सहमति बनाई है, उन सहमति को हम लोग देखेंगे। ठीक है। और 1992 के समझौते के अनुसार और सिद्धांत के रूपरेखा यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑन कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज यूएनएफसीसी की सहमति जताते हुए हस्ताक्षर हुए हैं, और क्योटो प्रोटोकॉल पर इन्हें सिद्धांतों का अनेक अवलोकन पर सहमति हुई है। तो ऐसा नहीं है कि केवल एक ही चीज है, उन्होंने बहुत सारी चीजों पर अपनी सहमति को भी जताया है, तो हमको वो सहमति भी देखनी है। तो हमको क्लियर होना चाहिए कि बेसिकली क्योटो प्रोटोकॉल है क्या। तो आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि भैया जो हमारी ग्रीन हाउसेस गैसें हैं उनके एमिशन में, उनके उत्सर्जन को कम करने के लिए हम ये क्योटो प्रोटोकॉल लेके आए हैं,
ताकि हम लोग इनको कम कर सकें और हम लोग ग्रीन हाउस गैसेस जो बढ़ रहा है कंसंट्रेशन उनको हम कम करें, उसको प्रोविजन का इसमें आपका बात क्लियर है। इतना ध्यान रहेगा, यहाँ तक आपको देखने की आवश्यकता है, इतनी बात करने की जरूरत है। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ जाए। अब आपको यहाँ से आगे देखना है, चलिए आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़कर हम लोग आपका बात करेंगे। अब देखिए, साझी संपदा। साझी संपदा का अर्थ होता है ऐसी संपदा जिस पर किसी समूह के प्रत्येक सदस्य का स्वामित्व हो। इसके पीछे मूल तर्क यह है कि ऐसे संसाधन की प्रकृति का उपयोग करें और स्तर पर रख रखाव के संदर्भ में सामूहिक सदस्यों को समान अधिकार प्राप्त होते हैं। समान दायित्व निभाने वाले, उदाहरण के लिए सदियों के चलन और आपसी साझेदारी के भारत में ग्रामीण समुदायों की साझी संपदा में अपने सदस्यों के अधिकार को दायित्व को तय किया जाए। निजीकरण, गहन कृषि, आबादी वृद्धि, पारिस्थितिकी तंत्र में गिरावट के कई कारण हैं। पूरी दुनिया में साझी संपदा का आकार घट रहा है, उनकी गुणवत्ता, गरीबों में उसकी उपलब्धता कम हो रही है। राज्य के स्वामित्व वाली भूमिका में पवन सामने जाने के कारण वन प्रांत स्वामित्व प्रबंधन, पुरानी व्यवस्था, साझी संपदा रख रखाव और उपभोग के ठीक ठाक उदाहरण हमको इसमें देखने के लिए आपके मिल गए हैं। कैसे हैं, कुछ एग्जाम्पल हमको मिले हैं। भारत के वन प्रदेश में आपका परिवेश पवन स्तरों का प्रबंधन, परंपरा, ग्रामीण समुदाय और ये सारी चीजें इसमें हमको दिखाई दे रही है। पर्यावरण के मसले पर भारत का पक्ष, कह रहे जो पर्यावरण है उस पर भारत का क्या पक्ष है ये हमको देखना चाहिए। भारत ने 2002 में क्योटो प्रोटोकॉल 1997 पर हस्ताक्षर किए और इसका अनुमोदन किया। भारत, चीन और अन्य विकासशील देशों को क्योटो प्रोटोकॉल की बाध्यताओं से छूट मिली। अब भारत में 1997 में आया क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल में आपको क्लियर हो गया था कि भाई है क्या, ग्रीन हाउसेस गैसें के इमिशन में कम करना है, तो भारत में उसको छूट दी गई क्योंकि औद्योगिकरण के दौर में ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन के मामले में इनका कुछ खास योगदान नहीं है। भारत, चीन जैसे अन्य विकासशील देश हैं, इन्होंने कार्बन इमिशन में ग्रीन हाउस के बढ़ाने में इनका कोई खास योगदान नहीं रहा। औद्योगिकरण के दौर के दौरान मौजूदा वैश्विक तापमान और जलवायु परिवर्तन को जिम्मेदार माना। कह रहे कि औद्योगिक के कारण से जो आपका ग्लोबल वार्मिंग बढ़ी है, टेम्परेचर बढ़ा है, जो आपका जलवायु परिवर्तन है, वो सब जिम्मेदार है। बहरहाल क्योटो प्रोटोकॉल की आलोचना ने ध्यान दिलाया है कि विकासशील देशों की सहमति, भारत और चीन ही जल्द ही ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के मामले में विकसित देशों के भांति ही अलग कतार में नजर आएंगे। कह रहे बहुत जल्द, वो दिन दूर नहीं है, अभी तो फिलहाल इनको अलग रखा है, लेकिन ये भी विकसित देशों की कैटेगरी के लाइन में खड़े हो जाएंगे। जून 2005 में ग्रुप 8 देशों की बैठक हुई जिसमें भारत ने ध्यान दिलाया कि विकासशील देशों में ग्रीन हाउस गैस प्रति व्यक्ति उत्सर्जन विकसित देशों की तुलना में नामात्र है। ये कह रहा है कि जितना G8 का सम्मेलन होता है, भारत ने वो अपनी बात रखी कि आप देखिए जितना पर कैपिटल प्रति व्यक्ति उत्सर्जन जितना आपके डेवलपिंग कंट्री कर रही है और उतना ही प्रति व्यक्ति उत्सर्जन आप डेवलपिंग कंट्री में देखोगे तो डेवलपिंग कंट्री में तो कुछ भी नहीं है और तुलनात्मक रूप से आपका जो आपका डेवलपिंग कंट्री है उनमें। क्लियर है, ये ध्यान देना है। परंतु साझी अलग अलग जिम्मेदारी के सिद्धांत के अनुरूप भारत पर विचार है। उत्सर्जन दरों में कमी करने की सबसे ज्यादा जिम्मेदारी विकसित है क्योंकि देश एक लंबी अवधि तक बहुत ज्यादा उत्सर्जन किया है। कैसा है, क्या बोल रहा है, किसने बहुत ज्यादा क्या किया है, उत्सर्जन किया है, ये हमको सारी बातें आपको देखनी है। क्लियर है। संयुक्त राष्ट्र संघ जलवायु परिवर्तन से बुनियादी नियम UNFCCC, यूनाइटेड नेशन कंजर्वेशन क्लाइमेट चेंज ऑन कॉन्फ्रेंस, ये जो है के अनुसार भारत से जुड़े पर्यावरण अंतर्राष्ट्रीय ऐतिहासिक उत्तरदायित्व में आपका तर्क रख दिया है। इनके अनुसार ग्रीन हाउस गैस रिसाव ऐतिहासिक मौजूदा जवाबदेही है।
और इन पर जोर दिया है। विकासशील देशों की पहली और अपरिहार्य प्राथमिकता सामाजिक की है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र संघ ने इस नियमा विचार के अंतर्गत चर्चा की है और तेजी से औद्योगिकरण के होते हुए जैसे ब्राजील, चीन और भारत नवाचार की बाध्यताओं का पालन करते हुए ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को कम करेंगे और भारत में इसके खिलाफ उसका मानना है कि यह बात नियमाचार के मूल भावना के विरुद्ध है। कैसे विरुद्ध है? भारत को इस बाध्यता का अदा करने के लिए भी अनुचित भी है। भारत में 2030 तक कार्बन उत्सर्जन प्रति व्यक्ति को बढ़ाने के बावजूद विश्व में 2000 के दौरान औसत 3.8 टन प्रति व्यक्ति से आधे से भी कम होगा। 2000 तक भारत में प्रति व्यक्ति उत्सर्जन 0.9 टन है और अनुमान है कि 2030 तक ये बढ़कर 1.6 हो जाएगा। तो जो अनुमान था कि भाई 0.9 टन है वो 2030 तक कितना हो जाएगा? 1.6 टन हो जाएगा। तो इंक्रीज तो हो रहा है। क्लियर है? भारत सरकार की विभिन्न कार्यक्रमों के जरिए पर्यावरण से संबंधित वैश्विक प्रयास की शिकायत की है कि हमारे जो भी गवर्नमेंट कार्यक्रम चला रही है, कोशिश ये है कि हम वैश्विक जो चीजें हम उनको लेकर चले। क्लियर है? और भारत ने अपने नेशनल ऑटो फ्यूल पॉलिसी के अंतर्गत वाहन में स्वच्छता ईंधन अनिवार्य कर दिया है। 2001 में ऊर्जा संरक्षण अधिनियम पारित हुआ और इसमें ज्यादातर कामगार इस्तेमाल की गई और ठीक 2003 में बिजली अधिनियम नवीकरण रिन्यूएबल ऊर्जा का भी इस्तेमाल को बढ़ावा दिया गया। हाल ही में प्राकृतिक गैस के आयात और स्वच्छ कोयले के उपयोग के प्रौद्योगिकी को अपनाने के लिए एक तरफ रुझान बढ़ाया और इससे पता चलता है कि भारत पर्यावरण सुरक्षा के लिहाज से ठोस कदम उठा रहा है। भारत बायोडीजल से संबंधित एक राष्ट्रीय मिशन चलाने के लिए तत्पर है। 2011-12 तक बायोडीजल तैयार होना लगेगा और इसमें 1,10,00,000 हेक्टेयर भूमि का इस्तेमाल होगा। भारत में 2 अक्टूबर 2016 को पेरिस जलवायु समझौता अनुमोदित किया जाएगा और होने वाली ऊर्जा सबसे बड़े कार्यक्रमों में एक भारत चला रहा है। कैसे कर रहा है? भारत चला रहा है। भारत ने पृथ्वी शिखर सम्मेलन रियो समझौते के क्रियान्वयन का पुनर्वलोकन किया 1997 में। ये कब हुआ? ये 1992 में। क्लियर है? ठीक। और 1987 में क्या आया? क्योटो प्रोटोकॉल। क्लियर हो गया? एक मिनट ध्यान दीजिए थोड़ा सा। 97 सॉरी, क्योटो प्रोटोकॉल कितना है? 97। पृथ्वी शिखर सम्मेलन कितना है? 92। ठीक। क्लियर है? ध्यान रहेगा। यहां से आगे बढ़ जाए। इतना आपने देख लिया। एक बार जल्दी से इस पर दौड़ाइए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्या प्रतिबद्धताएं हैं, कैसे कुछ है। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ के हम लोग देख रहे हैं सबको। क्लियर है? अब देखिए ऊर्जा के फ्यूल में कैसे हम लाए, और आप देख रहे हैं आजकल हम लोग सौर ऊर्जा को बड़ा बढ़ावा दे रहे हैं। तो उसका कारण सब यही है कि जो पेरिस एग्रीमेंट हम लोग किया 2012 में, कोशिश यही है कि हम पेरिस एग्रीमेंट को भी माने, पृथ्वी रियो में जो बात की गई थी उसके पर भी हम लोग थोड़ा काम करें। तो प्रयास यही है कि चीजें चलें ताकि हम इन सब चीजों को कंट्रोल कर सकें। प्रयास हमारा यही है कि बेसिकली हम लोग क्या करें, ग्रीन हाउस गैसेज जो है CFC गैसेज को हम लोग कम कर सकें, पर्यावरण को हम लोग प्रोटेक्शन कर सकें, प्रोटेक्ट करें। उनके लिए जो हमको संभव प्रयास किए जाने हैं वो हम लोग करेंगे। क्लियर है? ध्यान रहेगा इतना। चलिए आगे बढ़े। अब देखिए विकासशील देशों की रियासती शर्तों पर नए अस्तित्व, वित्तीय संसाधन और पर्यावरण के संदर्भ में बेहतर साबित होने वाली प्रौद्योगिकी मुहिम करने की दिशा में कोई आपका सार्थक प्रगति नहीं हुई। भारत इस बात को जरूर मानते हैं कि विकासशील देश विकसित देशों को वित्तीय संसाधन तथा स्वच्छ उद्योग मुहैया कराने के लिए उपाय करें। विकासशील देश एक फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज की मौजूदा प्रतिबद्धता को पूरा कर सके। भारत दक्षेस यानी कि सार्क में शामिल पर्यावरण के प्रमुख वैश्विक मामलों में
एक समान राय बनाए ताकि इसमें क्षेत्रीय की आवाज बजनी हो सके कि भाई हम सारे दक्षेस मिलकर एक बात करते हैं, विश्व रूप में रखेंगे तो हमारी बात और जो आवाज है उसमें कुछ वेटेज रहेगा। हाँ भाई कुछ लोग देश मिलकर बोल रहे हैं, उनकी बात की अलग वेटेज है, कोई एक व्यक्ति बोल रहा है उसके बात की अलग वेटेज। क्लियर है? ये हमें क्लियर है? आगे बढ़े। पर्यावरण आंदोलन एक या अनेक, इस पर हम बाद में चलेंगे, पहले थोड़ा सा हम लोग पानी का तूफान जनता परेशान। एक पानी का तूफान जनता परेशान, थोड़ा सा हम इस मुद्दे पर आपका बात करते हैं। प्रदूषण, अति मत्स्यन यानी कि मछलियों का अत्यधिक पकड़ा जाना, बांध निर्माण, पानी के निकट रहने वाले समुदाय में आपके प्रमुख समस्या, हाँ तटीय पर्यावरण से जुड़े मुद्दे, मछली और समुद्र जीव का अतिदोहन, मछली और प्राणी की बढ़ती हुई मांग के कारण मैंग्रोव वन को नुकसान, मैंग्रोव वन है, समुद्र तट पर औद्योगिक प्रदूषण, भारी मात्रा में प्रदूषण, जल के बिना शोधन किए और अत्यधिक मशीनीकृत होना, ये सारी चीजें हैं जो कोस्टल एरिया पे जुड़े इन्वायरमेंटल हास हो रहे हैं, डिग्रेडेशन हो रहे हैं, उनको बताएगा कि भाई हम क्या कर रहे हैं, अत्यधिक समुद्री चीजों को उपभोग कर रहे हैं, बहुत ज्यादा मात्रा में मछली को पकड़ रहे हैं, मांग बढ़ रही है, मैक्रो वन नुकसान हो रहे हैं, औद्योगिक वेस्ट समुद्रों में जा रहा है, इस वजह से हमको बहुत सारा नुकसान जो है वो झेलना पड़ रहा है। अब कुछ बात करी गई है कुछ राज्यों की, सबसे पहले देखते हैं उत्तर प्रदेश। अब उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड को देखिए, गंगा यमुना गोमती मल्हार धोती, औद्योगिक प्रदूषण की वजह से और बांध की वजह से इन सब चीजों में पानी का दोहन हो रहा है। मध्य प्रदेश में चंबा, बेत, नर्मदा, गोरिया, कनपटा औद्योगिक प्रदूषण है और अत्यधिक मत्स्यन की वजह से प्रदूषण हो रहा है। यहाँ क्या है, इंडस्ट्रियल एरिया है, बांध बन रहे हैं और पानी का उपयोग ज्यादा है। क्लियर है? असम को देख लीजिए, असम में ब्रह्मपुत्र, कोई बातो, ठीक, मेलाल और नसमूल, यह कीटनाशक भराव है और यहाँ भी मत्स्यन का कैसा है, अत्यधिक प्रयोग है। बिहार और झारखंड को हम लोग देख रहे हैं तो कोसी, स्वर्णरेखा नदी, ये सारी नदियां हैं, ये प्रदूषण और नगर विकास में इसका प्रयोग है। ऐसे ही आप वेस्ट बंगाल को देख लीजिए, हुगली और दामोदर यहाँ प्रमुख है, गौर है, कर्नाटक है, जट मामले, धुइया है, औद्योगिक और घरेलू उपयोग में जल का अत्यधिक प्रयोग है। उड़ीसा में भी आप ऐसे देख सकते हो, जो हमारा उड़ीसा है, उड़ीसा में भी आप देखिए मेहंदी है, जलिया है, मांझी, कतार, इन सबको देख सकते हैं। तमिलनाडु में आप अच्छे देख लीजिए, भरत और प्रयास, ठीक, इन सब चीजों को। केरल को देख लीजिए, ठीक, इन सब पर हमने बहुत अच्छे से आपका बात करी। क्लियर है? तो आंध्र प्रदेश को भी देखिए, ये भी देख लिया उड़ीसा, आंध्र प्रदेश को देख लीजिए, गोमती, कृष्णा, गोदावरी, गुजरात, इन सारी चीजों को हम लोग आप अच्छे से देख सकते हैं। क्लियर है? चलिए चलिए, हो गया। देखिए आपने इतना, तो ये अलग अलग तौर तरीके हैं जिनकी वजह से ऐसा हो रहा है। अच्छा, पर्यावरण आंदोलन एक या अनेक, अब जितने भी कह रहे हैं जो पर्यावरण के जो आपके मूवमेंट हुए हैं, ये एक है या अनेक है, आइए देखते हैं। पर्यावरण हानि को चुनौती से निपटने के लिए सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पेशकश की है। पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992, 1992 के आसपास, 1997 क्योटो प्रोटोकॉल, पेरिस एग्रीमेंट, क्लियर है। लेकिन इन चुनौतियों के मद्देनजर महत्वपूर्ण पेशकदमी सरकारों की तरफ से नहीं बल्कि विभिन्न भागों में सक्रिय पर्यावरण के प्रति कार्यकर्ताओं की है। इन कार्यकर्ताओं ने कुछ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, बाकी स्थानीय स्तर पर आज पूरे विश्व में पर्यावरण आंदोलन में ज्यादा जीवित और विविधपूर्ण ताकतवर सामाजिक आंदोलन को भी शुमार किया है। सामाजिक चेतना के दायरे में राजनीतिक कार्रवाई के नए रूप जन्मे हैं। इन्हें खोजा है कि आंदोलन को नए विचार निकले हैं। आंदोलन हमें दृष्टि से नहीं
वैकल्पिक सामूहिक के लिए अगले कदम करने हैं। क्या करना चाहिए, कुछ उदाहरण है, क्या चर्चा है, और कह रहे हैं इससे पता चलता है कि मौजूदा पर्यावरण आंदोलन एक प्रमुख विशेषता है उनकी विविधता। दक्षिणी देशों में मसलन मेक्सिको, चिली, ब्राजील, मलेशिया, इंडोनेशिया, महादेशिया, अफ्रीका, भारत के बिनों में दबदबाव है। 3 दशकों से पर्यावरण को लेकर सक्रियता का दौर जारी है। इसके बावजूद दुनिया में विभिन्न देशों में कटाई खतरनाक ज्यादा है और विशालतम वनों का विनाश है। खनिज उद्योग मौजूदा थे, ताकतवर है, और उदारीकरण को लेकर गोलार्ध में अनेक आर्थिक और बहुराष्ट्रीय कंपनियों के खुलासे हो चुके हैं। खनिज, भारी उद्योग और मौजूदा संसाधनों का बाहर निकला है, और इनको रासायनिक इन चीजों को भी हमने इसमें आपका देखा है। ठीक। और भूमि के जलमार्ग को प्रदूषित और विनाशकारी स्थानीय वनस्पति का विनाश हुआ है। प्रदूषण ने क्या किया है, भूमि को भी और जल वाली चीजों को भी, बाकी जो लोकल वनस्पति उनको नुकसान पहुंचाया है। जन समुदायों को विकसित होना पड़ा है, और कई बातें साथ ही इन कारणों से विश्व के विभिन्न अंगों के खनिज उद्योग की आलोचना की। सारे मुद्दे हम लोगों ने इसमें देखे और हमने देखने की बात। क्लियर है, ध्यान रहेगा यहाँ तक। कोई डाउट, कोई क्वेरी? चलिए पूछ लीजिए। चलिए देख लिया आपने, तो यहाँ तक कोई डाउट, कोई क्वेरी किसी प्रकार का? तो सारे प्रयासों को हमने जानने का प्रयास किया है। ठीक है, चलिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, फिलहाल जो है आज के इस लेक्चर में इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, अपनी पढ़ाई को अच्छे से करते रहिए। मुझसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।